सेंसर बोर्ड का एक ऐसा फैसला जिसने 1960 में सबको हैरान कर दिया था और इस फैसले के पीछे छुपा था हिंदी सिनेमा का सबसे अमर गाना चौदहवीं का चांद हो। लेकिन इस अमर धुन के बनने के पीछे सिर्फ संगीत नहीं था, इसके पीछे छुपा था कंगाली, डिप्रेशन और एक डूबते हुए शहंशाह की बर्बादी का वो सच जो बहुत कम लोग जानते हैं। बात है साल 1959 की। गुरुदत्त साहब ने भारत की पहली सिनेमा स्कोप फिल्म कागज के फूल बनाने में पानी की तरह पैसा बहाया था। ये फिल्म सिर्फ सिनेमा नहीं, उनके दिल का सपना थी। लेकिन जब ये बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हुई तो गुरुदत्त साहब पाई पाई के लिए मोहताज हो गए। उन पर डिस्ट्रीब्यूटर्स और फाइनेंसर्स का करोड़ों का कर चढ़ चुका था। इस असफलता ने गुरुदत्त को इतने गहरे तनाव में डाल दिया कि उनकी रातों की नींद उड़ गई। उन्होंने भरे दिल से खुलेआम कसम खा ली कि अब वो जिंदगी में कोई भी बड़ी फिल्म डायरेक्ट नहीं करेंगे। उनके अपने मशहूर स्टूडियो गुरुदत्त फिल्म्स पर ताला लगने की नौबत आ गई थी। तभी अपने स्टूडियो को दिवालिया होने से बचाने के लिए गुरुदत्त ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी दाव खेला। अपनी गंभीर आर्ट फिल्मों के नियमों को किनारा रखकर उन्होंने पूरी तरह से पब्लिक की पसंद की मसाला फिल्म बनाने का फैसला किया और डायरेक्शन की कमान एम सादिक को सौंप दी। इस फिल्म के मेन गाने के लिए संगीतकार रवि ने गीतकार शकील बदायूनी को एक बड़ी चुनौती दी कि गाना सीधे फिल्म के नाम से ही शुरू होना चाहिए। शकील साहब ने ऑन द स्पॉट लाइनें सोची, चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो। कमाल की बात थी कि उस वक्त रवि के पास कोई बाजा या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था। उन्होंने सिर्फ लकड़ी की टेबल को हाथ से थपथपाकर इस अमर गाने की धुन कुछ ही मिनटों में तैयार कर दी। लेकिन असली ड्रामा तो रिकॉर्डिंग के दिन होना बाकी था। समय के पक्के गुरुदत्त स्टूडियो में रफ़ी साहब का इंतजार कर रहे थे, लेकिन रफ़ी साहब किसी दूसरे काम में फंसने की वजह से काफ़ी लेट पहुंचे। गुरुदत्त गुस्से से लाल पीले हो रहे थे और स्टूडियो में भारी तनाव फैल गया। लेकिन जैसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने माइक संभाला और अपनी मखमली आवाज़ में पहली लाइन गाई, पूरे स्टूडियो में एक जादुई सन्नाटा छा गया। रफ़ी साहब ने शब्दों के बीच में सांसों का ऐसा खेल रचा कि गुरुदत्त साहब का सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उन्होंने दौड़कर रफ़ी साहब को गले लगा लिया और कहा कि इस गाने के साथ सिर्फ आप ही न्याय कर सकते थे। ये गाना रिकॉर्ड होकर आया तो गुरुदत्त इसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गई। वैसे तो पूरी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में बनी थी, लेकिन कंगाली के बावजूद गुरुदत्त साहब ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। उन्होंने मुंबई के महबूब स्टूडियो में इस पूरे गाने को टेक्निकलर यानी रंगीन में दोबारा हूबहू वैसे ही शूट करने का फैसला किया। वे वहीदा रहमान के चेहरे पर चांद जैसी अनोखी चमक चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने पुराने और जादुई कैमरामैन वी के मूर्ति साहब को स्टूडियो की छत पर बेहद तीखी और गर्म लाइट लगाने को कहा। इन भारी लाइट्स की गर्मी के कारण शूटिंग खत्म होते होते वहीदा जी की आंखें लाल हो गईं। जब ये गाना सेंसर बोर्ड के पास पहुंचा तो मेंबर्स ने एतराज जताया कि आंखों की ये लाली बहुत कामुक लग रही है। हालांकि गुरुदत्त ने उन्हें समझाया कि ये सिर्फ लाइट्स का असर है और बिना किसी कट के गाना पास हो गया। 6 अक्टूबर 1960 को जब चौदहवीं का चांद रिलीज हुई तो सिनेमाघरों में गजब का पागलपन देखने को मिला। फिल्म ने उस दौर में लगभग 2 करोड़ की छप्पर फाड़ कमाई की। जैसे ब्लैक एंड व्हाइट पर्दा अचानक रंगीन होता और रफ़ी साहब की आवाज़ गूंजती, लोग स्क्रीन पर सिक्के फेंकने लगते। लोग सिर्फ इस गाने को बार बार देखने के लिए टिकट खरीदते थे। इस अकेले गाने और फिल्म की भारी सफलता ने गुरुदत्त के सिर पर चढ़ी एक एक पाई का कर्ज उतार दिया। उनका डूबता हुआ स्टूडियो कंगाली से बाहर निकलकर दोबारा खड़ा हो गया और इसी सफलता के दम पर आगे चलकर उन्होंने साहिब बीबी और गुलाम जैसी महान फिल्म बनाई। अगर आपको गुरुदत्त साहब और रफ़ी साहब की ये ऐतिहासिक दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सिनेमा के जादुई सफर के लिए देखते रहिए सिनेमा 70mm। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक।